हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लगभग जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया है। और आज मैंने आपको कहा था ना कुछ सेंटेंस मेकिंग के पार्ट बचते हैं, तो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को करेंगे। कल के एक एग्जाम्पल में आया भी था और एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है और नॉलेजेबल भी है। आपको इंग्लिश वॉकिंग जो स्पीकिंग इंग्लिश है उसमें भी ये बड़ा काम आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। और पता नहीं मुझे ऑनलाइन ये चीज कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे को ये लगता है कि बच्चों को कनेक्टिविटी तो फील होनी चाहिए। मैं भी मुझे ये भी पता हो सकता है इसको कोई स्टाफ भी देख रहा हो या कोई ऐसा पर्सन भी देख रहा हो जो कॉलेज से बिलोंग ना करता हो नॉलेज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको एक मैं क्लास का इंटरेक्शन मान के ही आपको पढ़ाती हूँ। तो आप ये मत सोचना कि क्योंकि वीडियो तो डे बाय डे आएंगी तो सेम यूनिफॉर्म में, और तो कुछ टेक्निकल इश्यू थे इसके लिए बहुत थोड़े गैप में प्रिपेयर करना पड़ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम वियरिंग सेम कॉस्ट्यूम। और भाई उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और वैसे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मेन इश्यू हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और हमारी स्टडी है वो लाइन पे होनी चाहिए, है ना। तो सरस्वती जी को फिर एक बार याद करते हुए हमारी क्लास शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, और आज का जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा। और इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आदेश दिया जाए, किसी को कुछ करने के लिए बोला जाए, या फिर उसको एक उपदेश, आदेश, सलाह, प्रार्थना, जो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनेंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आएंगे। एक तरह से इसको आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। इसका जो यूज है वो एक्टिव वॉइस में हम आज करने जा रहे हैं कि कैसे चलेगा। तो एक्टिव ऐसा नहीं है, वॉइस हम अलग से भी करेंगे, आप सबको पता है, लेकिन साथ के साथ वो चीज मैं क्लियर कर देती हूँ जब एड इन हो रही है, ताकि आपको अलग से एक्स्ट्रा से वो चीज जब दोबारा बताएं तो वो आपको ज्यादा याद आ जाएगा, ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसके कुछ फैक्ट्स हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो ये कुछ फैक्ट को लेके काम करेगा, ठीक है। वो फैक्ट हमें क्या कहते हैं, तो फैक्ट नंबर एक हमें यह कहता है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा क्या होगा, सेकंड पर्सन को संबोधित करके किया जाएगा। अब क्या होता है, सीधा सीधा देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम आज्ञा देंगे तो आज्ञा हम किसको देंगे, सेकंड पर्सन को, कि आप ये काम करो प्लीज, आप क्या ये काम कर सकते हो, या आप ये काम मत करना, या तुम मत करना। छोटों को हम तुम भी कह देंगे, बड़ों को आप। लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश में आप या तुम दोनों ही शब्दों के लिए सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम कहेंगे यू। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये चीज माइंड में रखनी है। मैंने आपको पर्सन करवा दिए थे तो आप देखो कि हमें पर्सन का कितना प्रोनाउन का यूज करना पड़ रहा है। तो सेकंड पर्सन इसमें आएगा और आप या तुम का इसमें प्रयोग होगा। अब ये बात तो क्लियर होगी, सेकंड पर्सन को आपको पता, आप कहोगे तो भी आपको यू यूज करना है, तुम कहोगे तो भी यूज करना है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह वाक्य में सीधा सीधा आपको
दिखे। ठीक है, यह एक तरह से अनसीन स्थिति में भी हो सकता है, जैसे सत्य बोलो। अब इस वाक्य में वैसे तो आप सत्य बोलो हम कह सकते हैं, लेकिन सत्य बोलो यानी ये फर्स्ट पर्सन, यानी मैं कहने वाली हूँ। अब मैं ये उपदेश दे रही हूँ, वैसे तो आपको पता है टीचर का तो काम ही होता है उपदेश देना, ये अलग बात है कि उसको सुनते आप कितना हो। सत्य बोलो कहने का मतलब इसमें एक छुपी हुई सेंस है कि आप सत्य बोलो, तो इसको आप वहां ढूंढने मत लग जाना सेंटेंसेस में कि मैडम ने तो कहा था यू, अब यू हमें दिख ही नहीं रहा। तो आप इसको सिंपल कह सकते हो, स्पीक दी ट्रूथ। ट्रूथ, आप समझ गए इस बात को। नंबर 1 ये हमेशा यू की फॉर्म में होगा, सेकंड पर्सन की फॉर्म में होगा। दूसरा क्या होगा, ये जरूरी नहीं है आपको सीन हो, अनसीन भी हो सकता है। नंबर 2 ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, वो आज्ञार्थक हो सकते हैं, आज्ञा देने वाले। नंबर 2 उपदेश के रूप में हो सकता है। नंबर 3 आदेश के रूप में हो सकता है। प्रार्थना के रूप में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है नेगेटिव सेंस में भी। चलो इसको पॉइंट नंबर हम 3 ही बना देंगे। जैसे मैंने आपको उपदेश दिया कभी झूठ मत बोलो, या मैंने आदेश दिया वहां जाओ, ठीक है, या फिर मैंने आपसे प्रार्थना की कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनेंगे। अब नंबर 3, अब क्या है जो ऊपर वाली ये चीजें हैं, उपदेश, आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, ये क्या नेगेटिव सेंस में भी हो सकती हैं। नेगेटिव सेंस का मतलब यहाँ नकारात्मक नहीं है, नेगेटिव का मतलब यह है वो जो उपदेश आज्ञा है वो नहीं की फॉर्म में भी हो सकती है, यानी झूठ मत बोलो। अब कोई ये भी कह सकता है सच मत बोलो, है ना, तो उसमें मत लग गया, या फिर वहां मत जाओ, ठीक है, ये काम मत करो, ठीक है, मना करने, यानी इसमें एक मनाही भी आप इन चीजों में देख सकते हो। नंबर 3, अब नंबर 4 पे क्या है, जो आदेश है, उपदेश है, जो प्रार्थना, उसको हम एम्फाटिक वर्ड आपने मेरे मुंह से सुना होगा, अब याद करो कब, इससे पता चल जाएगा कि तुम कितने ज्यादा चीजों को पढ़ते हो और ध्यान रखते हो। एम्फाटिक होता है बल, यानी जब हमें इस आज्ञा में, उपदेश में, आदेश में, प्रार्थना में बल लगाकर, यानी आपको यह काम करना ही करना है, तो हम इसमें एक वर्ड का प्रयोग करेंगे। वो वर्ड आपको पहले भी आपके सामने जरूर आया हुआ होगा। जैसे जोर कोई बात पे डालने के लिए, बलपूर्वक कोई बात कहने के लिए डू का प्रयोग इसमें होगा। और जब मैंने आपको टू डू की फॉर्म करवाई थी, ठीक है, कौन कौन सी थी, दोहरा लेते हैं, अब आ ही गया तो, डू, डज और डिड, है ना। तो डू की फॉर्म में मैंने इसमें एक बताया था कि आपको जब कोई चीज बल देखकर कहनी हो तब भी आप डू का प्रयोग करेंगे। तो सेम चीज रिवीजन होगी ना। पढ़ाई देखिए एक दूसरे से रिलेटेड चीज है, कौन सी चीज कब हमारी सीखी हुई किस विषय की कहाँ काम आ जाए, इसलिए अपने आप को ना संकीर्ण मत बनाइए, अपने आप को प्रकीर्ण बनाइए। अपने आप को हर सब्जेक्ट में जहां आपको कुछ सीखने को मिले आप सीखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि यदि इसमें जो ये 4 बातें तो थी इसको लेकर कि ये जो वाक्य इनका स्ट्रक्चर लगभग कैसा रहेगा। अब जो हमारे सामने चौथी बात आ रही है वो क्या है कि यह वाक्य, नंबर 2 इसको दोबारा बना लेते हैं, यह
वाक्य। अब क्या यह वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं हमेशा, जैसे स्पीक दी ट्रुथ, तो मैं आपको बताने तो तभी वाली थी लेकिन मेरे को लगा कि रूल वाइज ही चलते हैं। तो इसमें हमेशा आपको क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज दिखेगा। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है तो वहां आपको क्या है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हो गया, प्लीज हो गया, जैसे कि अब प्रार्थना करेंगे तो हम प्लीज सबसे पहले कहेंगे, ऑलवेज, प्लीज। अब नेगेटिव वाले में हो गया नेवर, नेवर स्पीक ट्रूथ, कभी सत्य मत बोलो, नेवर स्पीक लाई, कभी झूठ मत बोलो, कुछ ही मत बोलो, बिना बोलने में फायदा है ना। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट आ गया बीच में। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, डोंट आ जाएगा, मत कीजिए, है ना। और क्योंकि डू का यूज मैंने आपको बताया कि जोर देने के लिए होगा, नेवर आ गया नकारात्मक के लिए, ठीक है। ऑलवेज प्लीज, ये क्या है, सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक दी ट्रूथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वैसे ये आसान है। अब एक बार इसको और रिवाइज करते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, इनमें क्या होगा, या आपको कोई आज्ञा देगा, या आपको कोई आदेश देगा, या आपको कोई उपदेश देगा, या आपको कोई क्या है, आपसे प्रार्थना करेगा। अब वह जो प्रार्थना है, वह जो उपदेश है, वह जो आदेश है, वह जो आज्ञा है, वो क्या हो सकता है, मनाही वाला भी हो सकता है, ठीक है। इसके आगे ऑलवेज, प्लीज, और नेगेटिव के लिए नेवर, डोंट। जब जोर दे के कोई बात के लिए बिल्कुल ही मना करना हो ना, भाई ये कर ही नहीं सकते आप, तो डोंट, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। देखो भी गर्मी है, इसको भी प्यास लगती है पेन को, तो इसको थोड़ी स्याही ला देते हैं। अब ये चीजें कर लिया आपने, और इसमें हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। डू हेल्प मी, डू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता जरूर ही करें, है ना। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। सदा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। लेकिन एक चीज याद रखना कि आप अध्यापक बनके और कोरा उपदेश दोगे ना, तो आपकी उपदेश की पालना नहीं होगी। जब आप स्टूडेंट्स के सामने लाइव जीवंत वो क्वालिटीज, वो हैबिट्स जियोगे ना, तब उन बच्चों के व्यवहार में वो चीजें आएंगी। वरना वो आपके पीठ पीछे आपका वहां से जाते वो क्या कहेंगे, खुद तो सच बोलते नहीं और हमें उपदेश दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं। कभी गंदे मत रहो, भारत स्वच्छ अभियान। ठीक है। इसके बाद भिखारी को भीख दो। मैं कहती हूँ भिखारी को कभी भीख मत दो। को भीख दो। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है। अब कई तो कह देंगे अरे मैडम क्या कह रहे हैं। देखिए ये ऐसे लोग होते हैं जो धक्के से लोगों को अपंग बना के और भीख मंगवाते हैं। और अपने एरिया में चलो ऐसा तो कुछ नहीं है कि इतना हाई लेवल पर वो कुछ
एजेंडा चल रहा हो, लेकिन एक सोचने की बात है, हमारे पास ही पर्यटन स्थल है गोगामेड़ी, यहाँ आपको लगभग 10, 20, 30 बच्चे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। मेरा आपसे मतलब एक ही मेरा कहने का, मैं इसको जस्टिफाई कर रही हूँ, कल को हम स्कूलों में जाएंगे तो हमारा फर्ज बनता है उन बच्चों को वहां से हटाएं और स्कूलों की तरफ लाएं। अब आप मुझे बताइए, क्या वे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते? हाँ, मैं मानती हूँ उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनकी सोच है, वो उस जीवन में रच बस गए, वो उससे बाहर नहीं सोच सकते, ठीक है उनकी बात, लेकिन क्या वो 4 घंटे 6 घंटे स्कूल जाके बाद में भी तो उनके साथ आकर वो काम कर सकते हैं ना? तो ये एक मेरा मुझे लगता है सोचने का विषय है। और गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, गवर्नमेंट स्कूल में उनको फैसिलिटीज मिलेगी और कम से कम उनको वो सपने देखने की आदत पड़ेगी जो उनके माँ बाप सोचते ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो हम चलो बड़ी बड़ी बातों करने से पहले पढ़ते हैं, क्योंकि बिना पढ़े तो हमें मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए। अब है सदा सत्य बोलो, यानी ऑलवेज, देखो बड़े सिंपल से सेंटेंस बनेंगे, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, कभी झूठ मत बोलो, नेवर स्पीक लाई, ठीक है, कभी गंदे मत रहो, ठीक है, ज्यादा जोर दे के कह लेते हैं, ठीक है, भी कभी बिल्कुल ही गंदे रहना ही नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डोंट रिमेन रहो डर्टी, ठीक है, भिखारी को भीख दो, तो भिखारी क्या हो गया, बेगर, और भीख देना क्या हो गया, अलाउंस। वैसे तो वो एक वर्ड यूज होता है भीख के लिए, अलाउंस, तो क्या होगा, गिव, दो, क्या दो भाई, अलाउंस, गिव अलाउंस टू, किसको, भिखारी को, टू दी बेगर्स। ये टू वो नहीं है जो अपन 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था, ये टू प्रीपोजिशन वाला, प्रीपोजिशन भी हमें पढ़ेंगे। तो इस तरह ये सेंटेंसेज बन जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से ये सेंटेंसेज बन जाएंगे। एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ, कोई भी काम जैसे कि आपको बिल्कुल करना ही नहीं है तो उसमें डू का प्रयोग हो जाएगा, जैसे हमेशा सही करो, ऑलवेज डू दी राइट, ठीक है, ऑलवेज डू दी राइट थिंग, या सीधा राइट कर दो, ऑलवेज डू हेल्प अदर्स, कि हमेशा दूसरों की सहायता करें, ठीक है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट, ये तो हमारा था इम्पेरेटिव सेंटेंस सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट और थर्ड पर्सन में भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन। सबसे पहले आपको करवाए हुए हैं, आपको ध्यान होगा, फर्स्ट सेकंड का हमने देख लिया। अभी फर्स्ट और थर्ड पर्सन में इसका यूज कैसे होगा वो हमें देखना है। 20 हो गई, 23 मिनट ही नहीं रही है। अब देखते हैं
कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रयोग कैसे होगा। तो जब हम फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट से पहले हमें लेट वर्ड को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेट प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और यह लगभग प्राय क्या है, सजेशन व्यक्त करने के लिए होता है। और आपको पता है कि इंडिया में लोग सबसे ज्यादा सजेशन ही देते हैं। तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस तरह के वाक्य बनते हैं, एक तो अपनी इच्छा व्यक्त करना कि चलो आओ खेलते हैं, जैसे है ना, तो लेट अस प्ले, चलो हम खेलते हैं। उसके बाद चलो सैर करने चले, तो लेट अस, ठीक है, गो फॉर ए वॉक। ठीक है, इसके बाद और अगर हम सेंटेंस देखें, हमें बाढ़ पीड़ितों की हेल्प करनी है, तो लेट अस हेल्प दी अदर्स, लेट अस हेल्प दी फ्लड अफेक्टेड पीपल्स, की बाढ़ पीड़ितों की हम सहायता करें या फिर उन्हें कार्य करने दो। ठीक है, उन्हें छोड़ दो, तो लेट देम वर्क, लेट देम उनको, लेट देम वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, याद रखना। लेट करने दो, उनको जाने दो, उनको जाने दो, लेट देम गो, लेट देम गो। तो ये थे आज हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस विद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखना था। लेट का प्रयोग कैसे करना है, ऑलवेज, नेवर, डोंट का प्रयोग कैसे करना, बड़े सिंपल रोजमर्रा की लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस। और आप जैसे ही क्लास लगा के उठोगे, 2-4 वर्ड बोलोगे, लेट दी प्ले, लेट अस प्ले या लेट अस गो, ऐसे आपका इंप्रेशन बन जाएगा भी वो आज तो बच्चे बड़ा पढ़े हैं। तो चलो जी, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।